अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाना। आज के प्रोग्राम का आगाज़ आज की अहम खबर से करेंगे। आपको बताएं कि सेनेट में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली के मुतालिक तरमीम का बिल पेश कर दिया गया है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी। इस बिल में जो तरमीम की सिफारिश की गई है वो ये है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इस कानून का शिकार हुए, ये कहना है सेनेटर दिलावर खान का। दिलावर खान का मजीद कहना है कि कल और कोई भी नाअहली का शिकार हो सकता है। बिल की मंजूरी से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म हो सकेगी। जबकि इसी बिल की तरमीम के हवाले से आपको मजीद बताएं कि PTI और जमात इस्लामी की 62(1)(f) की तरमीम की मुखालिफत भी सामने आई है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ये कहते हैं कि इस बिल से आर्टिकल 62 और 63 को गैर मौसर कर रहे हैं। नाअहली की मुद्दत 5 साल से जायद नहीं होगी। सेनेट में 62(1)(f) के तहत तरमीम का बिल ये पेश कर दिया गया है। इस बिल से नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की नाअहली ख़त्म हो सकेगी। अब बुनियादी सवाल हमारा इसी हवाले से है, क्या समझते हैं हमारे मेहमान, ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बिल के हवाले से, और क्या वाकई ये बिल जो हुकूमत ने 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा ना करने की सिफारिश की है, इस बिल की तरमीम की जो इस वक्त बात की जा रही है, ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, ये हम जानेंगे अपने मेहमानों से। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करना चाहूँगी सर। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहूँगी। असद महमूद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे, क्या लगता है आपको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा ना करने का जो तरमीमी बिल आज सेनेट में पेश किया गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है कि एक आदमी अगर फ़र्ज़ के लिए ख़ाइन है तो वो फिर दोबारा कैसे मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है। और कोई 5 साल तक अगर एक आदमी ने ख़यानत की हो, एक आदमी ने जो है मुल्क के मामले में यानी जो भी उस पर जो केस बना है उस केस के तहत उसको अगर सज़ा दी गई है तो फिर अगर आप उसको 5 साल के बाद में फिर वो पाक साफ़ हो जाएगा, तो ये मैं असूली तौर पर तो ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि ज़रूरत के तहत अगर ये काम कर रहे हैं तो ये हर काम अपने आप को जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने आप को बचा रही है, अपने आप को अपने पर सारे मुकदमात ख़त्म कर रही है। जब जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस वक्त वो वज़ीर आज़म बन गए। तो अगर आपको इसी बात का अगर रखना है कि साहब इनको वापस से जो एक आदमी एक दफ़ा नाअहल हो गया जो जिसकी वजूहात मौजूद हैं उसके बाद में उसको कैसे एक मुल्क का वज़ीर आज़म या मुल्क का पार्लियामेंट का मेंबर बनाया जा सकता है, जबकि उसने एक खयानत कर ली हो या उसके अंदर उस पर कोई इल्ज़ाम साबित हो गया हो या उसके ऊपर कोई सज़ा मुकर्रर हो गई हो, तो फिर पावर पॉलिटिक्स में तो वो नहीं आ सकता। कोई हुकूमत का ओहदा तो नहीं संभाला जा सकता। लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो ये बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं जो कि जमहूरियत के असूलों के ख़िलाफ़ है और दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है। 62-63 में जब लिखा है कि भाई कोई आदमी जो है सादिक और अमीन होना चाहिए, तो सादिक और अमीन का पर अगर आप कहेंगे साहब 5 साल बाद में सादिक और अमीन वापस हो गया तो फिर तो मेरे ख्याल में ये तो नई तारीफ होगी सादिक अमीन की। जी ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब, आपका पॉइंट आ गया है। आपके मुताबिक ये फैसला दुरुस्त नहीं है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखें, जो नुसरत साहब बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि जज्बाती तौर के ऊपर तो शायद उनकी बात को आप दुरुस्त तस्लीम करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट यही है कि अगर मैनिपुलेटेड फैसले हों, ज़बरदस्ती की जो है वो नाअहलियाँ क्रिएट की गई हों, तो उनके ऊपर भी तो देखने वाली बात है ना कि एक 62(1)(f) के जो प्रोविज़न है उसको एक ऐसे टूल के तौर के ऊपर 184(3) के साथ इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें जो है वो आप न सिर्फ ये कि विदाउट ट्रायल जो है लोगों को सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दें, ताहयात डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दें। तो एक तो ये जो परपेचुअल उसका बात करें ना कि अगर कोई ख़ाइन है या इस तरह से है, तो फिर अगर किसी को नैब के केस के अंदर करप्शन के ऊपर सजा होती है, करप्शन भी इसी तरह से ही है ना, तो फिर उसमें वो अगर सजा मुद्दत पूरी करता है और फिर उसके बाद 5 साल के बाद वो नाअहल हो जाता है, तो फिर आप बताइए कि फिर वो भी गलत है। तो बात ये है कि आइन और कानून के अंदर जो लिखा गया है, अगर इतना ही सारी कुछ होती कि हम उसको परपेचुअल कहते, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स जो हैं वो इसके अंदर 62(1)(f) के अंदर ये लिख देते कि ये ताहयात नाअहली होगी,
अब ये जज मेड लॉ जो हैं वो उनकी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जिसके अंदर हम सोच तो शायद ये रहे थे कि इससे तथहीर होगी, लेकिन उससे एक इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट की गई। तो बेहतर यही होता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए से लोग जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर निकले। मैं ये कोई बिल्कुल एडवोकेसी नहीं कर रहा कि किसी करप्ट इंसान को या सज़ा याफ्ता ये शख्स जो है और उसके लिए पार्लियामेंट के रास्ते खुले होने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये भी हमारे सामने देखने वाली बात है कि क्या बेटे से तनख्वाह ना लेने की बुनियाद के ऊपर आप जो है वो किसी को ताहयात नाहल कैसे करार दे सकते हैं, और एक ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती उसको एसेट डिक्लेयर करके और फिर आप ये करें। और अब तो की बात ढकी छुपी भी नहीं रही है। अब तो जज अरशद मलिक जो थे उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुके हैं, किस तरह से ये सारा कुछ हुआ और जिस तरह से 5 रुकनी बेंच बना, फिर 3 रुकनी बना, फिर 3 के बाद 5 रुकनी बेंच बना, और जो स्टूडेंट्स हमने लिया आज अदालतें हमारी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें तो ये भी तो देखनी पड़ेंगी। बहरहाल मेरा तो कहना यही है कि पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए से अगर कोई आउट होता है तो वही ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आर्टिफिशियल तरीके से सियासतदानों को नाअहलियाँ की जाए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया है। असद महमूद साहब भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम करना चाहूँगी। साथ ही जिस सवाल जो हमने अपने दोनों मेहमानों के सामने रखा, क्या हुकूमत का 62(1) के तहत नाअहली की मुद्दत को 5 साल से ज़ायद ना रखने का जो फैसला, जो तरमीम बिल आज सेनेट में पेश किया गया है, इस फैसले को आप दुरुस्त मानते हैं या आपके नज़दीक ये फैसला गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए ना, जिस तरह की आप कह सकते हैं कि वो रूलिंग्स आ रही हैं, या आपकी नेशनल असम्बली है, आपका सेनेट है, जिस तरह के कवानीन वो पास कर रहे हैं उनको एक लिहाज से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अब तो मेरा ख्याल है दिस कंट्री शुड बी फ्री फॉर ऑल इन अ वे। अगर देखा जाए तो हाँ ठीक है, जो उनका दिल आता है वो करते रहें। पीडीएम की गवर्नमेंट है इन अ वे। अगर देखा जाए पीडीएम मीन के सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अदर दैन एक पीटीआई या मे बी के आद और कोई पार्टी हो, बाकी हट के तो मेरा ख्याल है सारी की सारी पार्टीज़ हैं वो मौजूद हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, और वो जिस तरह चाहें मन माने ओके जी कवानीन को एक लिहाज से पास कर रहे हैं। तो हुकूमत में तो हाँ, लेट इट बी लाइक दैट। मेरा ख्याल है अब तो ये सारी चीज़ें अगर मैं और आप इस पर कोई डिस्कशन अगर कर भी लें, लॉजिक और इलॉजिकल, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट आई थिंक they have made up their minds, और they came, यानी पीडीएम एक माइंड सेट के साथ उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, नॉट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान, नॉट लोगों के लिए कुछ करना, सिर्फ अपने लोगों को। क्योंकि देखें ना, ये जो नैब के शिकंजे में तो क्लास से आए हुए थे, इसलिए की जा रही है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ सकें। अगर मैं एक और चीज़ भी आपसे कहूँ भाई, फाइन, अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं या जहांगीर खान तरीन एक लिहाज से आ जाते हैं, तो बाकी अगर सारे पॉलिटिशियंस मौजूद हैं तो फाइन, इनको भी एक लिहाज से लेकर आ जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि पॉलिटिशियंस को मुबर्रा कर दें, उनके ऊपर किसी तरह के मुकदमों का कोई इतलाक ना हो। फाइन, दे आर द वन हु हैव टू रूल दिस कंट्री, तो यही सारे के सारा करें। फिर सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह की, यानी इसका ये मकसद हो गया कि अगर इन सारी चीज़ों को आप साइड पे करते हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस थे जिन्होंने उस वक्त के हिसाब से जो उनके पास सबूत शवाहद, ठीक है, इसके बाद तो बड़ी चीज़ें एक लिहाज से आती हैं कि जी फ़लाँ इन्वॉल्व था और कोई किसी माइंड सेट के साथ ये बेंच भी बनाया गया था, एंड दे वर गिवन सम मैंडेट कि आपने सारे के सारा करना है। और बिल्कुल ठीक है, कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं जी कि ठीक है, किसके ऊपर नाहल किया जी कि बेटे की इससे तनख्वाह जो थी वो सारे के सारे नहीं लिया और उसके ऊपर एक लिहाज से कर दिया। बट अदर दैन दैट ये भी तो आप कह सकते हैं ना कि जिस बेस पे ये मुकदमा चला था, जिस जगह को, जिन फ्लैट्स को उन्होंने डिसोन किया, नो दैट मैन इज स्टिल देयर, लिविंग देयर इन दोज फ्लैट्स। तो एक लिहाज से वो उन जजेस ने भी तो बड़ी, मैं समझता हूँ कि ज़्यादती की एक्चुअली पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानियों के साथ, कि जो असल मुकदमा था उससे हट के किसी और चीज़ में सज़ा सुना दी। एक्चुअली सज़ा तो उसके अंदर बनती थी जब उनको कहते थे कि आपने ये फ्लैट्स कैसे खरीदे, कहाँ से आपके पास ये पैसे आए, कोई सबूत है, कोई रसीदें हैं, एंड यू अंडरस्टैंड कि इसके बाद सारी चीज़ें किस तरीके से सामने आई थी। ये तरमीम का फैसला ठीक है या नहीं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त पीडीएम को तो 7 खून माफ़ हैं, दे कैन डू एनीथिंग दे फील लाइक। ये अगर तरमीम कर भी लेते हैं, अदालतों के अंदर आप चले जाएंगे, तो डू यू थिंक कि ये पीडीएम की इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है अदालत की किसी फैसले को मान रही है? मैं तो समझता हूँ कि अब इस वक्त ना
आप अपनी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सबको ताले लगा के बंद कर दें कि भाई पीडीएम मौजूद है, ये गवर्नमेंट चला रही है, बड़ा अच्छा चला रहे हैं, जरूरत नहीं है किसी चीज की। बात कर लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से क्या लगता है, आया तरमीम का बिल जो पेश किया गया है सेनेट में, ये फैसला दुरुस्त है या नहीं। 37% को ये लगता है कि ये फैसला दुरुस्त है, जबकि 63% ये समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। हुकूमत का 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा ना करने का फैसला 37% को तो मंजूर है, जबकि 63% इस फैसले की नफ़ी कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको खबर देते हैं कि सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। सेनेट में चेयरमैन सादिक संजानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश किया, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 में तरमीम की गई है, जिसके तहत इलेक्शन की तारीख का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस ले लिया गया है और इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा, जबकि इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम करने का हक भी हासिल हो जाएगा। अब इस हवाले से हमारा बुनियादी सवाल अपने मेहमानों से यही है कि वो क्या समझते हैं, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन जो और इख्तियार दे दिया है और सदर से इलेक्शन की तारीख का इख्तियार जो वापस ले लिया है, ये फैसला, ये बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया है, ये फैसला दुरुस्त है नहीं है? अगर दुरुस्त नहीं तो क्यों दुरुस्त नहीं है, ये हम अपने मेहमानों से जानना चाहेंगे। नुसरत मिर्जा साहब, आपको क्या लगता है, हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख देने का जो सदर से इख्तियार वापस ले लिया है और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया है, ये फैसला कैसी ना है आपकी नज़र में? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये ठीक नहीं है कि जो डिवीज़न ऑफ जो था फैसला वो ठीक था कि अगर कहीं पर टाइप पड़ती है तो सदर ममलकत को ये इख्तियार होना चाहिए, लेकिन फिर सदर ममलकत का भी मसला ये है कि उसको जो है जो डेकोरम होता है सदर ममलकत का, वो जैसे ही वो जब से ही सदर ममलकत बनता है जी वो उसकी पार्टी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाती है। वो जो है मुल्क का सदर होता है, स्टेट का सदर होता है, वो एक पार्टी का सदर नहीं होता। तो अब मैं नहीं समझता कि मौजूदा सदर साहब ने जो है वो जो डेकोरम को बरकरार रखा है और वो एक पार्टी के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, तो उनको फिर ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये करें। लेकिन अगर से हम इलेक्शन कमीशन को, हमारे दोस्त हैं इलेक्शन कमीशन जो राजा साहब हैं, तो लेकिन मतलब ये कहने का है कि अगर आप पूरे इख्तियारात एक उसको दे देंगे तो ये फिर मेरे समझ में नहीं आता कि कहीं और एक जगह जाकर, क्योंकि आज तो ये मामला ऐसा है कि साहब ये इस वक्त के सदर मौजूद हैं जो कि पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं, कल को कोई और सूरत हाल आ जाएगी, तो फिर ये एक जो चीज़ बनाई है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, सिस्टम को जारी रखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले जो बहस हो रही थी उसमें सिर्फ 2 जुमले में ऐड करना चाहता हूँ कि जब उनके ऊपर मुकदमा मिला, मैं उस वक्त एडवाइज़र था नवाज शरीफ साहब का, जिस वक्त उनके पास मुकदमा बना और उसको मैंने 25 बता दिया था अक्टूबर में हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, 25 जुलाई को मैंने बता दिया था। तो ये एक अजीब सी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहता जी। लेकिन जब आदमी का इकामा बन जाता है किसी भी मुल्क के अंदर, तो उसका बैंक अकाउंट खुलता है और बैंक से वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। वो एक बड़ा काम है जिसमें ये जिस तरह का फैसला हुआ। अब्दुल कयूम साहब जैसे कि कहा, अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे जी, हम भी इनको सुनते आए हैं और उनकी कदर करते हैं। ताहम ये जो मामलात हैं, अगर इसको आपने एक ही नज़र से देखा और अगर आप इसमें विजन नहीं बने कि साहब आज इनकी हुकूमत है कल किसी और की आ जाएगी, तो फिर क्या मामला बनेगा? फिर एक इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा वो कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही मिर्जा साहब, आपका पॉइंट आ गया है, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। कयूम साहब, आपको क्या लगता है ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है? अब या फिर अगर हम इसको इस तनाजुर में देखें कि सदर मुमलिकत से ये इख्तियार भी ले लिया कि वो इलेक्शन की डेट भी नहीं दे सकते, क्या अब उनका ओहदा बराए नाम रह गया है? देखें, सिर्फ इलेक्शन की डेट देने का नहीं है, वैसे भी सदर तो वैसे भी जो है वो ओहदा बराए नाम ही होना चाहिए, क्योंकि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर सदर जो है के नाम पे गो के अथॉरिटी होती है, वो एक्सरसाइज होती है, मतलब ये एक लीगल वो है। सदर का ओहदा तो हमेशा से पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर एक नुमाइशी रहता है। ये जब हम आधा तीतर आधे बटेर का जब एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर उससे जो है वो मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। अब जहाँ पे ठीक है सदर का इख्तियार है, अब ये स्टैचुरी पार्ट थी ना, एक इलेक्शन एक्ट के ज़रिए से तरमीम की गई थी। पहले ओरिजिनली तो ये इख्तियार जो है
वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास था, जिसको जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर तरमीम करके ये सदर को दिया गया। और उस वक्त सदर का एक सदारती निज़ाम था और सदर जो है वो यूनिफॉर्म के अंदर मुंतखब हुआ करता था। तो एक उसकी वजह से अब फिर जो है जब ये पंजाब और केपी इलेक्शन के अंदर असम्बलियों की तहलील हुई है, अब उसके बाद एक्चुअली ये फिर वो अपनी असल सूरत के अंदर जो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं वो आया। और उसकी वजह ये थी कि एक असम्बली खुद ब खुद तहलील हो गई और एक जो है वो गवर्नर ने डिसॉल्व की चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। अब ये था कि अगर असम्बली खुद तहलील होती है तो वो डेट कौन अपॉइंट करेगा 105 के तहत। लेकिन जब अब एक फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे मौजूद है और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 ये कहता है कि सदर वजीर आजम की एडवाइस का और कैबिनेट की एडवाइस का पाबंद होगा, उसके बगैर वो मशवरा या एक्ट नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी वाज़ेह प्रोविजन है, लेकिन उन्होंने स्टैच्यूरी ग्राउंड के ऊपर इस तरह से तशरीह की कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक मरतबा फिर अमेंड कर दिया कि उसका इख्तियार सदर को दे दिया। हमारे पास वक्त मुख्तसर है, तो महमूद साहब से भी गुजारिश करना चाहूंगी कि बड़ा मुख्तसरन अपने जो है जी फरमाइएगा। देखें इसमें ये जो है, और फिर दूसरा इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जो हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर देखें तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के अंदर हम मशावरत से उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट होती है। आइन का आर्टिकल 218 जो है वो ये कहता है कि आपने फ्री फेयरली कंडक्ट करने हैं इलेक्शन। तो ये इख्तियार जब इलेक्शन कमीशन के पास होगा तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर है चाहे जाके कि किसी एक और, क्योंकि अब ये जो सूरत हाल बन चुकी थी, अगर ये इख्तियार फिर सदर के पास ही रहता तो फिर एक ऐसी हुकूमत आती जिसका अपना सदर होता तो फिर वो ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं मुख्तसर सा वक्त असद महमूद साहब को भी देना चाह रही हूँ। वेरी क्विकली सर, आपसे भी जानना चाहूँगी आपकी नज़र में फैसला दुरुस्त है या नहीं? देखिए, पहले तो मैं इसको ये समझता हूँ कि हाँ, अगर ये असम्बली कंप्लीट हो फाइन, इसको पीटीआई क्योंकि निकल गई उसके अंदर से, और फिर इन्वायरमेंट्स इस तरह के क्रिएट की इस पीडीएम ने कि अगर उनको बहाल भी किया मेम्बरान को तो उन्होंने उनको अलाउ एक लिहाज से नहीं किया। तो ये जो भी एट द मोमेंट आई फील कि कानून साजी कर रहे हैं विद इनकम्प्लीट असम्बली की मैं ये बात करूँ तो मेरा ख्याल है ये कोई जमहूरी रवायात एक लिहाज से नहीं, ये कहने को तो कहेंगे हम डेमोक्रेटिक हैं, बट प्रैक्टिकली टॉकिंग ये ऐसा है नहीं। अब जो जिस तरह की तरमीम आती हैं, जो के कवानीन बन रहे हैं, वो तो एक्चुअली वो हैं जो कि पीडीएम को सूट करते हैं। एंड व्हाई इट इज सो बिकॉज वो हर वो काम कर रहे हैं जो एक्चुअली पीडीएम को, ये पीडीएम की लीडरशिप को एक लिहाज से सूट करते हैं। बट फाइन, दिस इज व्हाट लॉ के अंदर प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है, दे आर डूइंग इट दैट वे। लेकिन मैं आपसे अगर आप इस मौजूदा इस हैयत के अंदर इलेक्शन कमीशन को देखते हैं या फिर चारों सूबों के अंदर भी जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं, उसकी आपने हल्की सी झलक जो कराची या सिंध के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ मिल के चाहे हल्का बंदियों की बात करते हैं, इलेक्शन के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे उसके अंदर जो रिगिंग हुई, जो इनकम्पिटेंसी जो आपके सामने आई है, एक छोड़ आप सारे के सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस मौजूदा हालत के अंदर ये एक छोटा सा ट्रेलर था जो हमने देखा, और आने वाले दिनों के अंदर आई हैव नो कॉन्फिडेंस कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये बेहतर तरीके से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कर सकेगा। वाई? बिकॉज इनके तो जितने भी फैसले आए हैं वो सारे के सारे वो हैं जो एक्चुअली पीडीएम को या फिर नून को या पीपल्स पार्टी को सूट करते हैं, अपोजिशन को तो सूट एक्चुअली करते नहीं। सारे के सारे उन्होंने फैसले इस तरीके से दिए हुए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि, और सदर की जैसे आपने बात की ना, एक्चुअली हम अजीब ही बिल्कुल यहाँ से सिद्दीकी साहब से मैं एग्री करूँगा, हम तीतर बटेर के हम तो किसी हालत में नहीं है। अभी सदर के अखराजात देख लें, इट इज़ 1 बिलियन प्लस, चारों गवर्नर्स हैं, व्हाट रोल दे आर एक्चुअली प्लेइंग। मैं आपसे बताऊं, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको यकीनन वक्त मिलेगा, आप जरूर अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा और हम नेक्स्ट टॉपिक की जाने भी बढ़ेंगे। जब पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं इस सवाल के हवाले से, क्या हुकूमत का इलेक्शन की तारीख देने का जो फैसला, सदर से इख्तियार वापस लेने का और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देने का, ये फैसला दुरुस्त है या नहीं? 26% को लगता है ये फैसला दुरुस्त है, 74% इस फैसले को दुरुस्त नहीं मानते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ें, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हुकूमती इत्तेहादियों ने बजट पर सवालात उठा दिए हैं। किस तरह से सवालात उठाए हैं ये आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हुकूमती इत्तेहादी नफीसा शाह ने नए माली साल के बजट पर सवालात उठाए हैं। हुकूमती इत्तेहादी नफीसा शाह ने कहा है कि नए बजट से महंगाई में इजाफा होगा। सबसे पहले तो हमें इस पर बात करनी चाहिए कि ये बजट हकीकी है या नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये बजट हकीकत पर मबनी नहीं है, हकीकी बजट कोई और बजट है। अब सवाल अपने मेहमानों के सामने मैं यही रखना चाहूँगी कि ये बजट अगर हकीकी नहीं तो फिर हकीकी बजट कौन सा होगा, और क्या आने वाला बजट जो है वो आवाम के लिए मज़ीद अलार्मिंग होगा, मज़ीद महंगाई को दावत मिल रही है, क्या होने जा रहा है। असद महमूद साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि आप इस पर कमेंट करें। अगर आप अपनी बात भी मुकम्मल करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, साथ ही इसको भी। बिल्कुल, ब्रेक जो आ गई थी ना, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है हमें वी नीड टू बी लिटिल मोर प्रैक्टिकल। मैं ये भी देखूँगा आपके मुल्क में सदारती निज़ाम नहीं चल सका, आप पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आलमोस्ट आपको 50 साल हो गए इसको देखते हुए। बीच में चलो कुछ अदवार थे, जनरल ज़िया का, जनरल मुशर्रफ का, उससे हट के तो 33 ईयर से आपने ये सारे के सारा देखा। प्रैक्टिकली ऐसे कि वी नीड टू बी वेरी थाटफुल कि अब हमने मुल्क को कैसे लेके चलना है। अगर आप गवर्नर्स के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर साल का 3-4 अरब रुपया खर्च कर दें, इट इज़ ऑफ नो यूज़। एक तो वी हैव टू थिंक लाइक दिस। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखते हैं पार्लिमानी फार्म ऑफ गवर्नमेंट को, जो इस वक्त मुल्क की हालत है, जिस तरह पीडीएम ने पिछले 14.25 महीने के अंदर चलाया, तो और जिस तरीके से इदारे टोटली इनइफेक्टिव एंड इनकेपेबल हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि हम अपने मुल्क को कैसे आगे लेके जाएंगे। और साथ या मैं लिंक करके बोलूँगा कि बाहर की दुनिया के अंदर हमारी अपनी पाकिस्तान की किसी तरह की कोई क्रेडिबिलिटी एट द मोमेंट नहीं है। और क्यों नहीं है? आप ऑलमोस्ट को 4 बिलियन माइनस के ऊपर आपके फॉरेक्स रिजर्व हैं। आप बांग्लादेश इज़ प्लस 40 बिलियन, इंडिया तो खैर चले उसको क्या मैं बात करूं आपसे। मकसद कहने का ये है कि आफ्टर ऑल हुकूमतें तो इन्हीं पॉलिटिकल लोगों के पास रहीं, तो क्या इनके अंदर कोई ऐसा कुछ काम नहीं था कि कुछ सोचते कि हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना है। आपने बजट की बात की है, ये कहते हैं जी कि 9,200 अरब जो है वो हम कमा लेंगे, यानी FBR से आ जाएंगे, और बाकी 5,500-6 हज़ार अरब रुपए का जो मतलब डाउनफॉल आ रहा है या उसके कमी आ रही है, उसको दैट इज़ टू बी सीन कि कैसे फुलफ़िल करेंगे। मैं आपसे बताऊं, हम सब के लिए एक ये भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि बजट अनाउंस करने से पहले सारी की सारी दस्तावेज़ात जो हैं वो IMF के साथ शेयर की गई थी कि दिस इज़ गोइंग टू बी आवर बजट। शराइत मानी है और उसी पर मबनी बजट जो है वो बनाया गया। सर, कंटिन्यू करना चाहूँगी दीगर गेस्ट से भी। कयूम साहब, आपको क्या लगता है कितनी अलार्मिंग है आवाम के लिए नफीसा शाह की ये बात कि ये बजट हकीकी नहीं है? देखें, पाकिस्तान के अंदर कोई भी बजट कभी भी हकीकी तो आया ही नहीं। आप देख लें, मुसलसल कई दिहाइयों से जो भी बजट आ रहे हैं, उसके बाद फिर मिनी बजट आता है, फिर ज़िमनी बजट आ जाता है, और फिर जब आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, टैक्स अगर आपके लग रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए तो हर 15 दिन के बाद एक नया बजट आ जाता है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई है, पेट्रोल की कम हो गई, तो उसी से सारी कीमतें ऊपर नीचे होने शुरू हो जाती हैं, ऊपर ही जाती हैं। कभी मैंने देखा नहीं है कि कभी पेट्रोल की कीमत कम होने के बाद जो है वो प्राइसेस नीचे आई। तो ये तो वतीरा है, कहीं पे कभी हुआ करता था या डेमोक्रेसीज के अंदर होता है कि बजट एक सहीफे के तौर के ऊपर होता है कि हमने अपने उन रिसोर्सेज को लेके चलना है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो मुल्क को आगे लेके जाने का नारा लेके आए थे, वो 75 साल में जितने बोरोइंग की थी माजी की हुकूमतों ने, उन्होंने अपने 4 साल के अंदर कर ली। तो कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये बस इसी उसमें जो है वो हम फाका मस्त रहेंगे। बजट तो कभी भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिसको आप कहेंगे कि जी हकीकी बजट आया, तो वो तो कभी नहीं आया। वो तो जब तक आप अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा नहीं करेंगे, हमारी एनर्जी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ट्रेड बैलेंस जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, उसको आप मिनिमाइज नहीं करेंगे, खसारे को कम से कम, उस वक्त तक आप ये कर्ज की मै के ऊपर तो हम और क्या कर सकते हैं, मासवाई इस तरह की अदात का कोई गोरख धंधा जो है उसको देने के अलावा। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। मिर्जा साहब, कैसे वाइंड अप करेंगे इसको? क्या समझते हैं, बजट महंगाई से पाक है, हकीकत पर मबनी है, या आपको भी यही लगता है कि ये बजट हकीकत पर मबनी नहीं है? नहीं, बिल्कुल हकीकत पर मबनी बिल्कुल नहीं है, और महंगाई बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं। नफीसा शाह ने जो कुछ भी कहा है वो दुरुस्त कहा है, पूरा पाकिस्तान यही बात कह रहा है।
लेकिन कई बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ सारे अपने अपने दोस्तों के साथ में। एक तो ये है कि ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि जो 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 हमारे जो आते हैं सियासतदान वो काम नहीं करते। एटमी धमाका जो था, एटमी प्रोग्राम शुरू किया भुट्टो साहब ने, उसे फांसी पर चढ़ा दिया। फिर एटम बम का धमाका किया, नवाज शरीफ को उसको हथकड़ी लगा दी और उसको प्लेन के अंदर घुमाया। तो आप जिस अंदाज से वो दुखी थे वो मैं जानता हूँ उनके दुख का। जब 2005 में मैं उनसे मिला जद्दा जाकर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम ये करना चाहते हैं, लेकिन जब ये सूरत हाल ऐसी होती है कि जब आवाम के पास या जो लीडरों के पास में जब इख्तियार नहीं रहता है, तो फिर वो ये बात समझने लगते हैं कि ये बात सबसे पहले मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कही कि भाई मेरा मियाँ ये कहता है कि इस मुल्क में हुकूमत में नहीं रहा जा सकता है, यहाँ से माल कमाओ और बाहर में अमीरों की तरह से रहो। ये बेनज़ीर भुट्टो साहब ने मुझे खुद अपने कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पाकिस्तान का ये मसला ये है कि एक बहुत ज़हीन कौम है, बहुत मेहनती कौम है। अब जैसे ये लोग जैसे बाहर जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुमताज़ होते हैं अपने काम के अंदर। डॉक्टर हमारा बहुत बेहतरीन होता है जब बाहर के मुल्क में जाता है, हमारा इंजीनियर बेहतरीन काम करता है, लेकिन अपने मुल्क में फेल हो जाते हैं। और वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि यहाँ काम नहीं करने दिया जाता है। अब सिस्टम जो है वो आज तक हम अभी तक मेरे लिहाज से एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो मैं पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूं 69 का, हमारे पास जी आपका भी पॉइंट आ गया। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा नुसरत मिर्ज़ा साहब की, बिल्कुल ठीक है, ये सारे पॉलिटिकल लीडर दे आर दी वन जो कि मुल्क को भी चला रहे हैं। क्या किसी और मुल्क के नरेंद्र मोदी की बात कर लें, क्या उसकी जायदादें बाहर हैं पाकिस्तान इंडिया से? और हमारे लोग क्यों करते हैं? जरदारी साहब की बात कर लो, नवाज शरीफ की बात कर लो, और बहुत सारे लोग हैं, उनके बच्चों की नेशनैलिटीज बाहर की हैं। महदूद है इस वक्त। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से हमें आगाह किया, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। पब्लिक को इस हवाले से क्या लगता है, क्या हुकूमत ने बजट महंगाई से पाक हकीकत पर मबनी बनाया है? 22% को लगता है कि यह हकीकत पर मबनी बजट है, जबकि 78% को लगता है कि यह हकीकी बजट नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहने का वक्त है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।